हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखो, जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि आप लोग फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो और यहाँ पर भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मैं कुछ अपने तरीके से बताऊंगा, आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा, फिजिक्स वाले सर कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ा रहे होंगे, बट इन अ नटशेल बात सबकी वही सेम निकल करके आने वाली है। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना है, थर्म और डायनामिक्स। सो थर्म का मतलब क्या होगा? थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है किसी तरह का कोई मूवमेंट। तो अगर आप थर्म मतलब टेम्परेचर या हीट, अगर इसको आप मूव करा दो एक जगह से दूसरी जगह, अगर ये हीट मूव करती है तो उसे हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हो थर्मोडायनेमिक इज अ स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जो फ्लो ऑफ हीट है उसको आप स्टडी करोगे, फ्लो ऑफ हीट। और जो हम डिफरेंट होने की बात कर रहे हैं कि जब केमिस्ट्री और फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंट है, मैं चलो इसको यहीं से लेकर के चलता हूं। देखो, दो तरीके की चीजें हैं बेटा। एक तो ये कि अगर हम किसी भी साइंस को पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं या हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, तो दो तरह की ये जो साइंस है ये दो तरीके से बिहेव करती है, या दो तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक, हम स्टडी करते हैं उन चीजों की जो हमको दिखाई देती हैं, जो बड़ी होती है, ठीक है ना, जो बिग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मतलब जो बड़ी चीजें हैं जिसे आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो। इसको देखने के लिए आपको किसी ना किसी तरीके का जो एड है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है ना। वो जो साइंस है उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की साइंस। और एक जो दूसरी साइंस होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो देखो, फिजिक्स में भी आप मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी पढ़ते हो, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी पढ़ते हो, और अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मैक्रोस्कोपिक को भी पढ़ेंगे और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को भी पढ़ेंगे कि वहां पर ये जो फ्लो ऑफ हीट है वो किस तरह से होता है। और थर्मोडायनेमिक्स सबसे पुराना साइंस है, सबसे पुरानी एक कॉन्सेप्ट है। और ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरा जो दुनिया को छोड़ो, ये जो पूरा हमारा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये एक ही चीज से बना हुआ है, और एक ही चीज यहाँ पर हमें बार बार देखने को मिलती है, और वो होती है एनर्जी। और इस एनर्जी के साथ किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, या ये एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है, इसी को हम इस पूरे ब्रह्मांड में ऑब्जर्व करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक चीज यहां पर सामने आती है कि ऑब्जर्वेबल साइंस है। मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम बार बार देख रहे हैं, बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख करके, ऑब्जर्व करके, और वहां हम कहते हैं कि साहब ये कुछ लॉज को फॉलो कर रहा है, और उसके लिए हम कुछ लॉज बना देते हैं। उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हम लॉ बना देते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अगर हम देखें, ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हम रोज देखते हैं कि सुबह जो सन है वो जिस दिशा से निकलता है उसको हमने कहा कि ये ईस्ट है या पूर्व की दिशा है, और जिस दिशा में जाकर के वो सनसेट हो जाता है या सूरज छुप जाता है, उस दिशा को हमने कह दिया कि इस दिशा में जाकर के उसे छुप जाता है, और उस दिशा को हमने नाम दे दिया कि वो पश्चिम दिशा है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया। कोई चीज मूव करती है तो हम उसमें कहते हैं कि भाई हमने कुछ जरा सा फोर्स लगाया, या किसी टाइप की एक एनर्जी प्रोवाइड की फोर्स के फॉर्म में, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगा, या वो ऑब्जेक्ट चलने लगा, ठीक है ना, उसमें गति आ गई। और अगर हम उस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगाते, किसी तरह का हम उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या वो जो चीज है वो वहीं रखी रहती है, उसमें कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगी। वो जहां अभी रखी है वहीं आप साल भर बाद देखोगे वहीं रखी मिलेगी,
1000 साल बाद भी देखोगे तो भी वो वहीं रखी मिलेगी। तो ये जो चीजें हैं, ये सब की सब चीजें क्या है, ये ऑब्जर्वेबल साइंस है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इतने सारे लॉज बना दिए, चाहे वो न्यूटन के लॉज हो या मैक्सवेल के जो एनर्जी लॉज हैं वो हो। और इस पूरे ब्रह्मांड को हम दो चीजों से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड बना है। पहला है मैटर और दूसरा है एनर्जी, और इन दोनों से मिलकर के हमारा ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ये मिलकर के बना हुआ है यूनिवर्स। लेकिन अगर आपने आइंस्टीन को पढ़ा हो तो आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी, वहां पर एनर्जी को आइंस्टीन ने बोला E इक्वल्स टू mc², ठीक है ना। एक और ऑब्जर्वेशन आया प्लांक का, वो बोलता है E इक्वल्स टू h न्यू। यही एनर्जी है जो मास पर भी डिपेंड कर रही है और वही एनर्जी इस फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम आगे देखेंगे जब हम कुछ और यूनिट पढ़ेंगे, उसमें इनका भी एक रिलेशन आएगा, वो हम वहां पर बात करेंगे। फिलहाल हम वापस यहीं आते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है ये ऑब्जर्वेबल, इसमें हमको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी को हम यहाँ पर लॉज के फॉर्म में और पढ़ते हैं या लॉज बना करके पढ़ते हैं, ये ऐसा होता है। और एक जो वर्ल्ड है वो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड वो है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे आप किसी एटम को देख सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो, किसी मॉलिक्यूल को देख सकते हो, किसी पार्टिकल, ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनको आप अपनी नेक्ड आईज से देख नहीं सकते। इवन अगर हम बात करें कि हम क्या इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, हम कभी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते, वो इतना छोटा है। और जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज हैं वो उस पर अप्लाई भी नहीं होते, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो उन पर अप्लाई भी नहीं होते। वहां उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग तरह के लॉज हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये जो वर्ल्ड है, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसे आप देख नहीं सकते, इसके लिए आपको किसी ना किसी प्रूफ की जरूरत होती है। और ये चीज को प्रूव करने के लिए कि ये चीज इस तरह से बिहेव करेगी, आप वहां पर क्या करते हो, आप वहां पर किसी ना किसी तरह का कुछ लॉ बनाते हो। वो लॉ ठीक है या नहीं है हमें नहीं पता, वो चीज वैसी होती है या नहीं होती हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम प्रूव कर सकते हैं उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में देते। हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कैसा दिखाई देता है, हमें नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, हमें नहीं पता कि एटम किस तरह का है। वो जो s ऑर्बिटल आप पढ़ते हो, ऑर्बिट और p ऑर्बिटल पढ़ते हो, और हम बोलते हैं कि साहब वो p शेप जो ऑर्बिटल है वो डम्बल शेप्ड होता है, s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। अब ये देखा तो नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में आते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स से जो हमने कुछ लॉज दिए हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हमें ये चीज जो डेटा के फॉर्म में मिलती है ना, कुछ नंबर के फॉर्म में मिलती है। उस नंबर के फॉर्म से हम कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं और वहां प्रेडिक्शन करते हैं कि ये चीज इस तरह से होती होगी, ठीक है ना। उसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे लॉज काम करते हैं। ओके, सो हम यहां पर बात करने वाले हैं इस मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की। तो जो फ्लो ऑफ हीट है उसको हम स्टडी करेंगे, और जो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स है वो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स तीन या ये कह सकते हैं कि चार जो जनरलाइजेशंस हैं या चार जो लॉज हैं उससे मिलकर के बना हुआ है। एक लॉ आपका जीरोथ लॉ है, एक फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, ठीक है ना। इन चारों लॉज से हम इस थर्मोडायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, या पूरा का पूरा जो कंप्लीट जो थर्मोडायनेमिक्स है, या ये जो हीट किस तरह से फ्लो होता है, या इसमें जिस भी तरह के चेंजेस आते हैं किसमें, हीट में। और हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है,
तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी में जो भी तरह के चेंजेस आते हैं उसको हम कंप्लीटली इन 4 लॉज से देखेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से होता है। और इसको समझने पर अब आप बोलोगे सब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने का फायदा क्या है? क्योंकि किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर कुछ ना कुछ आपका मोटो होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम उसको क्यों पढ़ें या क्यों उसके बारे में हम जानें। तो थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें ये बताने में हेल्प करता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस या कोई भी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना, वो होगा उन जो कंडीशंस आपने वहां अप्लाई की हुई हैं, उन कंडीशंस पर वो जो प्रोसेस है वो होगा या नहीं होगा, ये हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये भी बताता है कि वो जो प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं वो प्रोसेस या वो जो रिएक्शन है, क्योंकि हम देखो यहाँ पे केमिस्ट्री केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री का टच बीच बीच में उसको देते रहेंगे। और अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस एक्सटेंट तक होगी या कितनी होगी, ठीक है ना। जब तक कि अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं कोई इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश होगा, और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट होगी, मतलब वो जो कोई भी कंपाउंड हमने जो रीजेंट हमने लिया हुआ है ए, वो पूरी की पूरी तरीके से बी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर ले कि जितना ए बी में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, इस इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने से पहले वो रिएक्शन कितनी जो है या किस एक्सटेंट तक मूव होगी, या उसमें एनर्जी का फ्लो कितना होगा, या ये जो हीट है वो कितनी फ्लो होगी, या तो इससे हीट बाहर आएगी या इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है या मेन बात है कि हम थर्मोडायनेमिक्स को क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी करते हैं। तो हमें इन सब चीजों का पता चल जाता है पहले से ही, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑब्जर्व करने वाला साइंस है, ऑब्जर्व करके हमने मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड पर इस एप्लीकेशन इन लॉज को अप्लाई किया है और उससे हमने जानने की कोशिश की है कि ये ऐसा होता है। तो इन लॉज को हमने बना करके और फिर उसको हम समझते हैं या समझाते हैं। तो इससे पहले कि हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ें, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है। देखो, हम जब भी कोई भी चीज पढ़ते हैं तो लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं बाद में, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं पहले। क्यों? वो इसलिए, जैसा मैंने अभी यहां पर आपको बताया कि हम इसको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जब हम स्टडी कर रहे हैं या इसकी जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या इस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो हम थर्मोडायनेमिक्स में अगर ये कहें कि साहब एक एटम जो है, एक छोटा सा एटम, वो छोटा सा एटम कितनी एनर्जी रखता है या कितनी एनर्जी रिलीज करता है या कितनी एनर्जी गेन करता है, ये पता लगा सकते हैं हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि वो एक एटम जो है वो कितनी एनर्जी रखता है या कितनी एनर्जी देता है या कितनी एनर्जी लेता है। लेकिन हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि उन एटम्स से मिलकर के बना हुआ कोई मॉलिक्यूल और एक बड़ा टुकड़ा जिसको आप देख सकते हो, उस टुकड़े को कि साहब हम इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी एनर्जी इससे निकल रही है, या इसके पास में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, इसको हम आराम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स की कि आप इसको स्मॉल पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को आप हमेशा और हमेशा किन पर अप्लाई करोगे? जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के जो पार्टिकल्स हैं, या आप ये कह सकते हो कि जो मैटर बल्क क्वांटिटी में है, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में मैटर है, उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर या एटम्स पर, आयंस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर, इन पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसका। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ठीक है साहब, आपने इसको अप्लाई कर दिया किसी बल्क मटेरियल पर और आपने देखने की कोशिश की कि जो थर्मोडायनेमिक्स के जो सारे के सारे लॉज हैं उसको हम उस पर अप्लाई करेंगे और कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा।
लेकिन मान लीजिए कि कोई एक प्रोसेस है, उसको हम थर्मोडायनेमिकली करते हैं कि साहब ये प्रोसेस है और इसको हम थर्मोडायनेमिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा, इस बात का पता तो हम थर्मोडायनेमिक्स से लगा सकते हैं कि वो जो रिएक्शन है, जैसे हम इस रिएक्शन की बात करें कि ये जो A है वो B में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि किस रेट से होगा। हमें मालूम है कि A जो है वो B में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसका स्पीड क्या रहेगी, उसकी रेट क्या रहेगी, ठीक है ना। अभिक्रिया की जो दर है वो क्या रहेगी, जो जिसको हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं एक्चुअली, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक्स में हम पता नहीं लगा सकते कि उसका किस रेट से A B में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दूसरा लिमिटेशन है इसका तीसरा लिमिटेशन क्या होगा? तीसरा लिमिटेशन ये होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमेशा क्या बताता है कि ये रिएक्शन A ने B में A जो है वो B में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब इनिशियल पोजीशन क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन हो गई कि साहब ये इस तरह का एक कंपाउंड था जिसको हमने A माना था, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये मीथेन था और आपने इसको क्या किया, आपने इसको हीट प्रोवाइड की सनलाइट के फॉर्म में, और इसने क्या किया, सनलाइट के फॉर्म में जाकर के ये CH3 एक रेडिकल बना लिया और ये एक हाइड्रोजन का एक रेडिकल वो बना लिया, फ्री रेडिकल बना लिया। तो ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया, ये इसका फाइनल स्टेट हो गया, लेकिन ये नहीं बताता कि किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में ये बात नहीं करेगा, ये बात किसके बारे में करेगा कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, इसका फाइनल पोजीशन क्या था या फाइनल स्टेट क्या था, इस बारे में ये बताता है। तो 3 लिमिटेशन यहां पर हमें देखने को मिलती है। पहली कि इसको हम छोटे पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, हम इस रिएक्शन को बता तो सकते हैं कि ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा, लेकिन किस रेट से होगा ये हम नहीं बता सकते। और तीसरी चीज ये कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये लिमिटेशन जानने के बाद और हम थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, आप लोगों को कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है, जो चीजें हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो टर्म सिस्टम है हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो बार बार वो टर्म्स आएंगी, पहले उन टर्म्स को देख लेते हैं। क्योंकि जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो आप एक वर्ड हमेशा पढ़ोगे जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो हम ये बात करेंगे कि साहब सिस्टम क्या है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास ये एक कोई ग्लास है और इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, गर्म पानी लिया हुआ है, ठीक है ना। ये गर्म पानी जो है वो मैंने इसमें लिया हुआ है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का वो पार्ट जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, अब मैं इस ग्लास में रखे पानी को स्टडी करना चाहता हूं, तो ये जो ग्लास में रखा पानी है ये मेरे लिए सिस्टम, इस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए चूज करते हैं कि मैं इस पर पढ़ना चाहता हूं या इसको स्टडी करना चाहता हूं, वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टम। वो सिस्टम छोटा हो सकता है, वो सिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये कि आप किसी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना चाहते हैं, हालांकि यहां पर हम इस छोटे पार्टिकल को स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर कहूं कि ये एक चीनी का दाना है, इसको आप स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिस्टम हो जाएगा। और आप ये कहें कि मैं हमारे इस सौर मंडल का जो सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारा सन, और इस सन को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं या सन में क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही, तो ये पूरा का पूरा सन जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। अगर हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे,
उसको अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा, और बाकी का जो पूरा ब्रह्मांड है वो उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड की वो चीज जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हो, स्टडी किस सेंस में, थर्मोडायनेमिकली आप स्टडी करना चाह रहे हो, तो वो जो चीज है, वो जो, उसको हम बोलेंगे सिस्टम। ठीक है। और इसके अलावा जो पूरा ब्रह्मांड बचता है, मतलब मान लीजिए कि ये ग्लास पर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो इस ग्लास के अलावा पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये दो चीजों से मिलके बना है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है ना। ये वो है जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, और ये वो है जो बाकी का बचता है, और इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं कि वो पूरा का पूरा यूनिवर्स। एक और चीज आप पढ़ते हो, बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो लाइन है, वो रियल भी हो सकती है और वो इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है। ठीक है ना। हमें पता है कि अगर मैं मान लीजिए कि इस ग्लास को ही स्टडी कर रहा हूं, तो इस ग्लास की कुछ ना कुछ बाउंड्री है, ये कुछ ना कुछ बाउंड्री है। तो ये जो चीज है ये क्या कहलाएगी, इधर मेरा सराउंडिंग है और ये मेरा सिस्टम है, और ये जो बाउंड्री है जो दोनों को अलग कर रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा बाउंड्री। अब ये तो रियल बाउंड्री है। अगर आप इसकी इमेजिनरी बाउंड्री को देखें, तो इमेजिनरी बाउंड्री क्या होगी, देखो हम सन की बात करते हैं, अब सन का एक इमेजिनरी बाउंड्री ही हम लेते हैं, क्योंकि सन कितना फैला हुआ है, कितना क्या है, वो हमें नहीं पता। या फिर हम कहें कि इस हॉट वाटर से निकलने वाली जो वेपर्स हैं, इस पर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, इसको हम देखना चाह रहे हैं थर्मोडायनेमिकली। तो ये जो भाप है, ये जो स्टीम निकल रही है, इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। ठीक है ना। तो वो इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। तो वो रियल या इमेजिनरी सरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है या सेपरेट करता है, उस इमेजिनरी और रियल सरफेस को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। ठीक है। अब ये सिस्टम जो है थर्मोडायनेमिकली अगर हम देखें, तो ये सिस्टम कई तरीके का हो सकता है। इसका जो नेचर है बाउंड्री का, इस बाउंड्री के नेचर के अकॉर्डिंग ये सिस्टम कई तरह का हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री, अगर हम पढ़ें तो एक सिस्टम होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी जो है वो इसके अंदर है, और अब मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं यहां से गर्म करता हूं, हीट प्रोवाइड करता हूं। तो जब हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो रहा है, देखो हीट अंदर जा रही है, जब ये उबलने लगेगा तो हीट बाहर भी आएगी, और हीट तो एक्सचेंज हो ही रही है, यहां पे हीट अंदर भी जा रही है, हीट बाहर भी जा रही है। मतलब ओपन सिस्टम है जिसमें हीट, हीट को हम एनर्जी मान सकते हैं। तो एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। जब मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो इसमें कुछ एनर्जी है, और जब यहां मैंने इसको कुछ हीट दिया तो इसकी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है ना। और एनर्जी अगर चेंज होगी तो इसको हम डेल ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये जो डेल ई की वैल्यू है ये जीरो नहीं है यहां पे। क्या ये जीरो है? हीट देने पर एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी चेंज होगी तो जो एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो जीरो नहीं कहलाएगा, बल्कि कुछ ना कुछ चेंज वहां देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हीट प्रोवाइड करने पर एनर्जी में चेंज आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इसको हीट देते रहोगे तो आप देखोगे कि यहां ये वेपर जो है इस वाटर के बनने लग जाएंगे,
और वेपर जो है वो ऊपर उठने लगेगा और बहुत देर तक जब आप गर्म करते रहोगे ये उबलता रहेगा और आप देखोगे कि फिर इसका लेवल यहां आ जाएगा और ये इतना लेवल जो है वो भाप बन करके उड़ गया। मतलब यहां पर मैटर में जो चेंज हुआ है, मैटर का जो मास है उसमें जो चेंज हुआ है वो भी जीरो नहीं है। ठीक है, या आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि ओपन सिस्टम वो होता है जिसको अगर आप स्टडी करो तो वहां पर एनर्जी में भी चेंज होगा और उसके मास में भी चेंज होगा। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी दोनों में ही जहां चेंज मिले ऐसा सिस्टम आप क्या कहलाएगा, या आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको इस तरह से दिखा सकते हो। ये मान लीजिए कि आपके पास में कोई सिस्टम है और यहां से एक्सचेंज हो सकता है किसका, एनर्जी का, यहां से एक्सचेंज हो सकता है किसका, मैटर का। ये दोनों चीजें यहां पर एक्सचेंज हो सकती हैं, तो इस तरह का सिस्टम आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप इसको ढक दो। यहां पे आपने क्या किया, इसको ढक दिया, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया और जब आप इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हो और अब आप इसको हीट करो, हीट करोगे तो जाहिर सी बात है हीट अंदर जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसको हीट करना बंद कर देते हो तो धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, मतलब कि हीट बाहर भी आ रही है। तो यहां पर जो एनर्जी में चेंज है वो आप कहोगे कि वो तो जीरो नहीं है, एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है ना, मतलब ये जो सिस्टम आपके पास में है, जो क्लोज्ड सिस्टम है, उसमें एनर्जी जो है वो बाहर आ जा सकती है, अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि आपने इसको ढक दिया इसलिए इसका जो लेवल है, ये पानी का ये वाला जो लेवल है ये उतना ही रहेगा, क्योंकि भाप बन के ये उड़ता रहेगा, यहां पर आकर के कंडेंसेशन होता रहेगा, संघनन होता रहेगा और फिर ये वापस इसी में गिर जाएगा। तो मैटर जो है वो यहां पर एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ओपन सिस्टम वो था जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों चेंज हो सकते थे, दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्लोज सिस्टम वो है जहां पर केवल एनर्जी चेंज होती है या एनर्जी एक्सचेंज होती है सराउंडिंग के साथ में, लेकिन मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं होता। समझ में आ गई बात? एक तीसरा सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है, मान लीजिए कि ये मैंने एक सिस्टम बनाया और इसको चारों तरफ से मैंने इंसुलेट कर दिया, ये एक ऐसी लेप लगा दिया इसके ऊपर कि ना तो एनर्जी अंदर जा सकती है ना एनर्जी बाहर आ सकती है, ना ही इसमें, अब क्योंकि ये तो क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड है तो इसमें मैटर भी नहीं आ सकता। अगर आप यहां देखो तो मैटर का एक्सचेंज भी नहीं होता, और अगर आप इस सिस्टम को देखो तो यहां पर एनर्जी भी अंदर बाहर नहीं जा सकती। जैसे कि आप थर्मस जानते हो, थर्मस आपने देखा होगा। अब थर्मस जो होता है उसमें अगर आप किसी चीज को रखते हो तो आप देखते हो कि वो जो चीज है वो हमेशा क्या बनी रहती है, अगर आपने गर्म भरी है तो वो गर्म रहेगी और ठंडी भरी है तो ठंडी रहेगी। लेकिन देखो, हमेशा हम एक आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते। ठीक है ना, आइडियल नहीं बना सकते, आइडियल चीज आइडियल रहती है, क्योंकि आप किसी भी थर्मस में अगर आप गर्म पानी, गर्म चाय कुछ भी भर रहे हो या ठंडा पानी भर रहे हो तो थोड़े समय के बाद, कुछ घंटों के बाद में वो क्या हो जाता है, अगर ठंडा है तो वो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर आने की कोशिश करता है, और अगर गर्म है तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पर आने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर के
लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम एक आइडियल सिस्टम बनाएं जो आइसोलेट है, जहां पर ना तो मैटर आ जा सकता है बाहर से अंदर और ना ही एनर्जी अंदर बाहर आ जा सकती है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना। और इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो मैटर है वो भी एक्सचेंज नहीं होगा और जो एनर्जी है वो भी एक्सचेंज नहीं होती, तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। सिस्टम को हम दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सिस्टम आप पढ़ते हो कि सब होमोजीनस, समांगी, होमोजीनस सिस्टम। ये होमोजीनस सिस्टम क्या होता है? होमोजीनस सिस्टम वो होता है जहां पर पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक जैसा थ्रू आउट, एक जैसा किस तरह से? जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक सोने का टुकड़ा लेते हो, है ना, और प्योर सॉलिड। अब ये प्योर सॉलिड में आप ये आपने टुकड़ा ले लिया, अब आप चाहे यहां से सोने को काटो या यहां से इसका एक पार्ट लो या यहां से पार्ट लो, यहां से लो, यहां से लो, सब जगह से एक जैसा है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? होमोजीनस। आपने यहां पर एक कंटेनर लिया और यहां पर आपने इसमें पानी लिया, यहां पर इसमें आपने कुछ शक्कर मिला दी और फिर इस शक्कर को क्या कर दिया, इसमें घोल दिया। अब आप चाहे यहां से कोई सैंपल चूज करो, यहां से कोई सैंपल चूज करो, यहां से कोई सैंपल चूज करो, इस पूरे बीकर में से कहीं से भी उस सैंपल को चूज करो, उसकी मिठास वही रहने वाली है। यहां से चूज करोगे तो भी उसको चखोगे तो सेम मिठास का नजर आएगा, यहां से चखोगे तो भी सेम नजर आएगा। इसका मतलब वो सिस्टम कैसा है? होमोजीनस है। और एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं हीट्रोजीनस। हीट्रोजीनस सिस्टम क्या होता है? हीट्रोजीनस सिस्टम वो होता है जो थ्रू आउटली सेम नहीं होता। ऐसा सिस्टम जो कहीं से कुछ अलग तरीके से दिखाई देगा, कुछ, ठीक है ना। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप एक अलॉय बनाएं, मतलब दो मेटल्स को मिला दें, लेकिन आपने अच्छे से नहीं मिलाया, ठीक है ना। एक मेटल लिया और दूसरा मेटल लिया और उसको अच्छे से नहीं मिलाया, तो मान लीजिए कि ऑरम है और इसी में आपने कॉपर मिला दिया, तो कहीं पर तो कॉपर की क्वांटिटी ज्यादा है और कहीं पर कॉपर की क्वांटिटी कम। तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा? हीट्रोजीनस सिस्टम। या आपने इस बीकर में पानी लिया और यहां पर आपने शुगर डाल दी, चीनी, और इसको घोला नहीं, तो घोला नहीं तो क्या होगा? ये नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यहां पर मिठास ज्यादा होगा, और ऊपर की तरफ इसके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने उसको अच्छे से घोला नहीं है, तो ऊपर से जो है आपको फीका फीका लगेगा, नीचे जाकर के आपको बहुत ज्यादा मीठा लगेगा, है ना। तो ऐसा सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं हीट्रोजीनस सिस्टम। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं या कोलोइडल सॉल्यूशंस हैं, ये सब के सब क्या हैं? हीट्रोजीनस सिस्टम के एग्जांपल है, जहां दो फेजेस को आप अलग अलग देख सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हम सिस्टम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग कि साहब ये जो सिस्टम है इसकी बाउंड्री कैसी है। अब इस ओपन सिस्टम में आपने बाउंड्री कैसी देखी? आपने यहां पर बाउंड्री वो देखी जिस बाउंड्री से जो सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। एक आपने क्लोज सिस्टम देखा और यहां पर आपने देखा कि हमने इसको यहां ढक दिया, तो इसकी बाउंड्री कुछ इस तरह की हो गई कि वहां पे मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। और तीसरा सिस्टम आपने देखा कि यहां पे इस तरह की बाउंड्री थी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती। ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा था कि बाउंड्री किस तरह की है। और दूसरे टाइप के सिस्टम्स हमने पढ़े होमोजीनस और हीट्रोजीनस सिस्टम, जहां पे हमने देखा कि ऐसे सिस्टम जो थ्रू आउटली सेम होते हैं, हर तरफ से एक जैसे हैं, होमोजीनस कहलाते हैं, एक फेज से बने होते हैं। और एक ऐसे सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा फेजेस हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप यहां पर एक कंटेनर लें, इसमें पानी लिया, ऊपर से आप तेल डाल दो, ऑयल डाल दो, तो ऑयल डालेंगे तो ये क्या इसमें घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, इसकी यहां ऊपर एक लेयर है,